समकालीन भारत भाग 2 सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास का दूसरा भाग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई हो रही होगी। चलिए, अच्छी बात है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने संसाधन का अर्थ, रिसोर्स का अर्थ और उसके प्रकार किन किन आधारों पर बांटते हैं उसको देख चुके हैं पहले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संसाधन का उपयोग, संसाधन उपयोग के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, समस्याओं को दूर करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके बारे में, संसाधन नियोजन यानी संसाधन का, रिसोर्स का प्लानिंग और कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण के बारे में। इस रूप से यह चैप्टर और महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अतः इसे ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, इसलिए इसे छोटे छोटे भागों में बांटकर हम लोग देख रहे हैं। तो आइए आज सबसे पहले संसाधन का उपयोग और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हैं। तो आपको पता है कि जीवन को जीने के लिए संसाधन का उपयोग अति अनिवार्य है। संसाधन यानी जो प्रकृति ने हमें दिया, जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, तो ये सारे संसाधन जिनका उपयोग किए बिना हम अपना जीवन को ठीक से चला नहीं सकते हैं। अतः संसाधन का उपयोग तो अति आवश्यक है। लेकिन संसाधन का हमने इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने जिस प्रकार से उपयोग किया है उसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। जीवन यापन के लिए यह अनिवार्य है, लेकिन इसका अंधाधुंध दोहन यानी दुरुपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किए हैं। तो दुरुपयोग करने के कारण, अंधाधुंध दोहन करने के कारण, अत्यधिक उपयोग करने के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। अंधाधुंध दोहन क्यों किए? तो व्यक्तिगत लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए व्यक्तियों द्वारा, कई विकसित देशों द्वारा इसका व्यापक दुरुपयोग किया गया है। अपने हितों को साधने के लिए इसका उन लोगों के द्वारा, उन देशों के द्वारा उपयोग किया गया है। अधिकांश संसाधन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो अधिकांश संसाधन हैं उस पर कुछ लोग या देश का नियंत्रण रहा है, जिसके कारण दुरुपयोग और ज्यादा हुआ है। कुछ ही देश या लोगों का अधिकांश संसाधन पर नियंत्रण रहा है, जबकि बहुत थोड़े से संसाधन पर विश्व की ज्यादातर जनसंख्या निर्भर कर रही है। दूसरी बात, अंधाधुंध दोहन से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हुआ है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज उत्पन्न हुए हैं, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है, ओजोन परत का क्षय हुआ है, नाश हुआ है, ह्रास हुआ है ओजोन परत में, पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि की समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन में क्या क्या हुआ है? तो जीव जंतु बहुत सारे लुप्त प्राय होने लगे हैं, वनस्पतियों का ह्रास हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव जैव मंडल के अन्य जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर पड़ रहा है। उसी तरह से भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका भी एक प्रमुख कारण संसाधनों का अत्यधिक दोहन है, अविवेकपूर्ण दोहन है। विश्व के तापमान में वृद्धि होने से भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। ध्रुवीय प्रदेशों में, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में बर्फ पिघल रहा है, जिसके कारण समुद्र के सतह में वृद्धि हो रही है। और जब समुद्र के सतह में, समुद्र तल के सतह में वृद्धि हो रही है, उसके कारण द्वीपीय, छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र और बहुत सारे जीव जंतु पर संकट उत्पन्न हो गया है। जल के रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ है, जिसका दुष्परिणाम जीव, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। उसी तरह से जीवन दायिनी नदियां, जिनके स्रोत, जो हिमानी स्रोत होते हैं, बर्फ स्रोत होते हैं, वो सिमट रहे हैं, जिसके कारण नदियों पर संकट उत्पन्न हो गया है। इसी तरह से ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय बार बार हम लोग सुनते रहते हैं। आज थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ओजोन परत का क्षय क्या है, ओजोन के का ह्रास क्या है। तो ओजोन हमारे वायुमंडल में कई लेयर पाए जाते हैं, उसमें दूसरा लेयर जो है, नीचे से अगर ऊपर की ओर वायुमंडल में जाते हैं तो दूसरा लेयर है, दूसरे लेयर में ओजोन गैस की मात्रा अधिक होती है। उसकी मात्रा अधिक होने का कारण है कि वहां नीचे से जब ऑक्सीजन गर्म होकर ऊपर पहुंचता है समताप मंडल में,
और सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे का प्रभाव उस पर पड़ता है तो ऑक्सीजन टूट जाता है और टूटने के बाद वह O3 का रूप ग्रहण करता है अर्थात ओजोन गैस का निर्माण करता है। लेकिन हमारे द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग किए जाने के कारण और भौतिकवादी जीवन जीने के कारण अधिक से अधिक सुविधा का उपयोग करने के कारण हमारे एसी से, एयर कंडीशनर से, फ्रिज से या अन्य स्रोतों से बहुत सारे ऐसे गैस निकल रहे हैं जिसमें से एक प्रमुख है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह गैस वायुमंडल के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां परावैंगनी किरणें ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया कर ओजोन का निर्माण करती है। जब CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब वहां सूर्य की परावैंगनी किरणों के पड़ने के कारण ऑक्सीजन से ओजोन बनने की प्रक्रिया को बाधित कर देती है और ओजोन निर्माण की प्रक्रिया ही रुक जाती है। और जब ओजोन निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है जिसके कारण ओजोन गैस की उस लेयर में कमी हो जाती है और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि सूर्य की परावैंगनी किरणें सीधे धरातल पर पहुंच जा रही है और उसमें उष्मा ऊर्जा अधिक होती है। हमारा वायुमंडल उसके कारण भी गर्म हो रहा है। उसी तरह से पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बढ़ गया है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि का प्रयोग बढ़ गया है जिसके कारण हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो ये सब गैसें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो तापमान को अवशोषित करने का कार्य करती है और तापमान के अवशोषित करने से निचले वायुमंडल की तापमान में वृद्धि हो रही है और यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे एक उदाहरण बर्फ के पिघलने के रूप में देखें जिसका क्या क्या दुष्परिणाम होता है। तो उसी तरह से ये पर्यावरणीय प्रदूषण, इन कारणों से क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। और दूसरी एक समस्या उत्पन्न हो रही है जलवायु परिवर्तन की। जैसे हमारे जलवायु में ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो गैसों के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए उनकी मात्रा बढ़ रही है जिससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। हमारा जलवायु धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है जिसका दुष्परिणाम पूरे पर्यावरण पर पड़ रहा है। हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ साथ भूमि निम्नीकरण बहुत तरह से, चूंकि भूमि हमें अन्न देता है, भूमि में उत्पादक शक्ति होती है जिसके कारण उस उर्वरा शक्ति के कारण हम अनाज का उत्पादन करते हैं और यह हम लोगों के आहार का काम करता है। लेकिन विभिन्न प्रकार के चीजों का प्रयोग भूमि में करने के कारण बहुत तरह की चीज जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उसके कारण भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि का क्षय हो रहा है, उसकी उर्वरा शक्ति में ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से संसाधन का सदुपयोग न कर दुरुपयोग करने से और उस पर कुछ लोगों द्वारा अधिकार जता लेने के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो संसाधनों का इस तरह से दुरुपयोग करने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसके समाधान के दिशा में पूरे विश्व में चिंताएं व्याप्त है। इसके लिए संसाधन का न्याय संगत बंटवारा जरूरी है। कुछ देश, विकसित देश जो अधिक संसाधन पर अधिकार किए हुए हैं, संसाधन का संरक्षण अपने ढंग से करते हैं कि अपने संसाधनों को सुरक्षित रखते हैं और दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं। चूंकि वो विकसित हैं, उनके पास धन है, तो न्याय संगत बंटवारा जरूरी है। कुछ ही व्यक्ति या देश को उपयोग से रोकना होगा क्योंकि संसाधन पृथ्वी पर है, ये पर्यावरण में है, प्रकृति द्वारा दिया गया है, इसलिए सबका अधिकार है, सार्वभौम अधिकार उस पर सबका है। अतः कुछ ही देश या व्यक्ति को उसके उपयोग पर रोक लगाना होगा और इसके लिए जरूरी है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा हम लोग जैसा कि पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि 8वीं क्लास में भी कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, 8वीं क्लास के पाठ्यपुस्तक को पढ़ सकते हैं। वहां से आपको संसाधन के बारे में आधारभूत जानकारी मिलेगी, वहां बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है। लेकिन ये सतत पोषणीय विकास जिस सम्मेलन में सबसे पहली बार मुखर रूप से विश्व के सामने आया, तो एक बार पुनः हम लोग यहाँ उसकी चर्चा करेंगे। तो सतत पोषणीय विकास है क्या? तो इसमें 2 बिंदु हमें याद रखना चाहिए और ये एग्जाम में आपका आएगा लिखने के लिए। तो यहाँ 2 बिंदु अगर याद रखेंगे तो आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पहले कि पर्यावरण को संसाधन का उपयोग इस तरह करना है कि जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर संसाधन का उपयोग नहीं करना तथा संसाधन को भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखना, यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे मान लिया जाए
कि हम लोग के पहले वाली पीढ़ी जो पृथ्वी पर आई उसने हम लोगों के लिए संसाधन को सुरक्षित छोड़ दिया, रख कर गया। तो हम लोग का भी कर्तव्य है कि हम भी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए संसाधन को सुरक्षित रखें। तो दो बातें हैं, एक कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए संसाधन का प्रयोग करना, यानी कि विवेकपूर्ण प्रयोग करना, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना, और दूसरी बात है कि संसाधन को भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। ये सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी संसाधन का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो ये सतत पोषणीय विकास की अवधारणा मुख्य रूप से पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आई। हालांकि विश्व स्तर पर पहले से भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। पहले समस्याएं जब आने लगी तो कुछ प्रयास किए गए, जिसमें प्रथम प्रयास सबसे महत्वपूर्ण 1972 ईस्वी में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में, जिसके बाद से चूंकि वो सम्मेलन 5 जून 1972 को शुरू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष उसके बाद से 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 1992 ईस्वी में हुआ, जब ओजोन क्षय के पतन के बारे में, ह्रास के बारे में, क्षय के बारे में पता लगा। तो उसके बाद से और प्रयास विश्व स्तर पर गंभीर हो गया और पहला सबसे प्रमुख सम्मेलन 1992 ईस्वी में किया गया, जिसे पृथ्वी अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। यह सम्मेलन 1992 ईस्वी में 1992 में ब्राजील के शहर, ब्राजील बहुत बड़ा देश है, भारत से बड़ा देश है, इसको आप लोग मानचित्र पर देखिएगा। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन का आयोजन यूएनसीईडी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो उसके द्वारा आयोजित किया गया था। और इसमें पर्यावरण से संबंधित, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है एजेंडा 21, यानी एजेंडा 21 क्या है, तो इस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया गया, जलवायु परिवर्तन पर बल दिया गया, जैविक विविधता की चर्चा की गई तथा भूमंडलीय वन सिद्धांत की घोषणा की गई। और इस तरह से कई पर्यावरणीय बिंदुओं को शामिल करते हुए इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि हमारी 21वीं सदी की पृथ्वी कैसी हो और हमारी 21वीं सदी की पृथ्वी जैसी बनानी है, उसके लिए पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होकर के आई है उसे दूर करना होगा। इसलिए इस घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई, सारे देश के प्रतिनिधियों ने जिसे माना, उसे एजेंडा 21 का नाम दिया गया, अर्थात हमारी पृथ्वी 20वीं सदी में कैसी होगी। तो इस तरह से रियो सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार एक वैश्विक स्तर पर एक बड़े सोच निकलकर सामने आई और इसमें यह घोषणा पत्र एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। इसमें यह कहा गया कि एजेंडा 21 के तहत अपने अपने स्थानीय स्तर से एजेंडा 21 का लोग निर्धारण करें, सूची बनाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जिन सिद्धांतों की चर्चा, बातों की चर्चा यहां की गई है उसको लागू करें। तब हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में यह देखते हैं कि संसाधनों का नियोजन बहुत आवश्यक है। नियोजन यानी प्लानिंग। अब आप लोग प्लानिंग शब्द से परिचित होंगे, नियोजन का अंग्रेजी है। अब हम जब खेल के मैदान में जाते हैं या परीक्षा के लिए पढ़ते हैं या मार्केट में ही, बाजार में ही घूमने जाते हैं, तो एक प्लानिंग करते हैं कि कौन खिलाड़ी खेल में कहाँ से खेलेगा, किसका क्या काम रहेगा, इस तरह का एक रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसी को कहते हैं नियोजन, प्लानिंग। तो संसाधन के संरक्षण या संसाधन के कुशल उपयोग के लिए, विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधनों का भी नियोजन या प्लानिंग आवश्यक है। अतः संसाधन नियोजन आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे अगर संसाधन का हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि संसाधन वितरण में विविधता के कारण संसाधन का जो वितरण पृथ्वी पर है वो विषमता है, उसमें विविधता है। कोई संसाधन कहीं अधिक है, वह संसाधन दूसरी जगह नहीं है। कोई संसाधन, मूल्यवान संसाधन कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र में संसाधनों का बिल्कुल अभाव पाया जाता है, जिसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है। तो संसाधनों की विविधता के कारण, असमान वितरण के कारण, कहीं एक प्रकार के संसाधन अधिक हैं तो दूसरे जगह पर कम है, यानी कि सभी जगह समान नहीं है। उसी तरह से कोई प्रदेश आत्मनिर्भर है संसाधन में, तो कहीं अत्यंत अभाव है संसाधनों का। तो
तो इन कारणों से संसाधनों का नियोजन प्लानिंग आवश्यक है ताकि उसका हम सदुपयोग कर सकें और संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार हो सके, सब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करे और खुशहाल जीवन जी सके। जैसे मान लिया है कि यहाँ देख रहे हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसी तरह से कुछ राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की अधिकता है। अगर लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में इन संसाधनों की कमी है। उसी तरह से अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन अब यहाँ एक बात यह आ जाती है कि संसाधन में आत्मनिर्भर है, संसाधन बहुत है, लेकिन क्या तकनीक है उसके पास, क्या उसका वो सदुपयोग कर पा रहा है? तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि संसाधनों के वितरण में काफी विषमता पाई जाती है, काफी असमानता पाई जाती है, जिसके कारण हमें संसाधनों का नियोजन करना जरूरी है। संसाधन के नियोजन के साथ साथ तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, संसाधनों के उपयोग में कौशल का प्रयोग होना चाहिए, संस्थागत विकास होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम संसाधन है लेकिन जब तक हमारे पास तकनीक नहीं है, हमारे पास कौशलता नहीं है, यानी स्किल्ड नहीं, मैन पावर स्किल्ड नहीं है, तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है, अगर संस्थाओं के रूप में यानी कि शोध संस्थान और कई तरह के संस्थान जहां हम खनिजों के बारे में अध्ययन कर सकें, उसका उपयोग दुरुपयोग को जान सकें, कहाँ कितनी आवश्यकता है नहीं है इसको समझ सकें, तो इसके लिए संस्थाओं की जरूरत होती है। तो जब तक इन चीजों का अभाव रहेगा तो केवल संसाधन के रहने से ही हम उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि संसाधन युक्त देश, बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं संसाधन युक्त जो पिछड़ी अवस्था में हैं, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो विकसित देश हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है। उसका कारण क्या है? तो जिनके पास संसाधन अधिक है वो उनके पास तकनीक नहीं है, कौशल नहीं है, उसका दोहन करने का उचित माध्यम नहीं है, जबकि बहुत सारे देश जो टेक्नोलॉजिकली वो डेवलप हो गए हैं वो दूसरे के संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो अफ्रीका के कई देश जैसे जाम्बिया तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका के आंतरिक भागों में हीरा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हीरा उत्पादन करने के बावजूद वे देश पिछड़े हैं क्योंकि हीरा को तराशने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। हीरा तराशने की टेक्नोलॉजी यूरोप के देशों के पास है, बेल्जियम के पास है। जैसे बेल्जियम में एंटीवर्प एक शहर है और एंटीवर्प को डायमंड सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता रहा है, क्योंकि बेल्जियम और कई यूरोपीय देशों का अफ्रीका के गरीब देशों के हीरे के खान पर अधिकार रहा है और वे कच्चा माल के रूप में उसको ले जाते रहे हैं और अपने के यहाँ उसे तराश कर महंगी ऊंची कीमत पर फिर दूसरे देशों को बेचते रहे हैं। उसी तरह से भारत भी इसका एक उदाहरण है। यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब विश्व में उपनिवेश का दौर शुरू हुआ, जब यूरोपीय देश दूसरे देशों पर अधिकार करने लगे, व्यापार वाणिज्य के द्वारा धीरे धीरे उस पर शासन स्थापित करने लगे, तब दूसरे देशों के कच्चे माल जिनके पास संसाधन अधिक था, जैसे भारत में भी भारत के संसाधनों का उपयोग उपनिवेशी काल में काफी बड़े पैमाने पर किया गया और तकनीक के अभाव के कारण ये देश पिछड़े रह गए और इन्हीं के संसाधनों के द्वारा विकसित देश और विकसित होते चले गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने संसाधन के उपयोग, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं, दुरुपयोग के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है और समस्याओं के प्रति विश्व की गंभीरता, जिसके कारण कई सम्मेलन हुए जिसमें प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन रहा है, और संसाधन के नियोजन को इस भाग में देखे हैं। अब अगले वीडियो में, अगले भाग में हम लोग संसाधन के संरक्षण और भारत में भूमि संसाधन, मृदा संसाधन को देखेंगे।